हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी के पेपर 1 का रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आप जैसे इसके नाम से क्लियर है, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि यहाँ पर भी क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन होंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिलके आपका पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है। जैसे ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गई, ये सब चीज़ मिलकर क्या बनाता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है। मतलब आप इनकी ही मदद से, इनकी ही हेल्प से आप O2 एंड CO2 का, ब्रीथिंग का, ये सब काम कर सकते हो। ठीक। तो अब यहाँ पर हम पहले इसके एनाटॉमी देखते हैं थोड़ा सा। देखो, जब तक आप एनाटॉमी नहीं समझोगे, मतलब इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप नहीं समझोगे, तो आप नहीं समझ सकते उनके फंक्शन के बारे में भी। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर आया है वो टॉपिक आया है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक। ये हमारे वीडियो नंबर का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि इट इज़ द स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव इन एंड आउट। मतलब ये जो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा ही जो एयर होती है वो इन और आउट होती है। फिर बताया गया है कि इस रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो इट इंक्लूड नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड एलोवेलाई। तो ये सारे स्ट्रक्चर ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज में शो करा दूंगा। ठीक। तो ठीक है, तो चलो। ठीक है। तो ये आपने पहले भी देख रखा होगा कि पूरा स्ट्रक्चर, जैसे हम एयर आती है वो नोज़ में जाती है, नोज़ से फेरिंग्स में जाती है। ठीक। और फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स से ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी के यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी, इसी तरह ब्रोंक्यूल के अंदर होता है। देन जाके एलोवेली के पास यहाँ पर पहुँचती है, और जो लंग्स के लेवल यानी एलोवेली के लेवल पर क्या होता है, फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है कि वहाँ से CO2 आ जाती है और O2 हमारे ब्लड के साथ चली जाती है। तो इसके हमने एक नमूनिक बना रखा है NPL-TBBA। तो NPL-TBA, तो आप याद रखना NPL-TBA तब्बा, NPL तबा। तो इस तरह जब भी आपको करना है, तो मैंने तो इस तरह से कर रखा है, नोज, फेरिंग, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड एलोवेलाई। तो याद रखना, ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल दो बीच से कन्फ्यूज मत होना। जो ब्रोंकी का डायमीटर होता है वो थोड़ा होता है, बड़ा होता है, और जो ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर छोटा होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक। जिसको आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ आती है, एक नेजल कैविटी आती है, और ये फेरिंग्स आता है, ये लैरिंग्स आता है। ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या बताया है, लैरिंग्स के नीचे जो भी पार्ट आते हैं, जैसे ट्रेकिया, ये वाली पूरी पार्ट ट्रेकिया हो गई। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है। ये सारे पार्ट किसके अंदर आएंगे, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी दो, इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसमें यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर आते हैं, सॉरी, इसमें यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, वो होते हैं आपके नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज़ आती है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, इट इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम नोज टू वोकल कॉर्ड। अब ये वोकल कॉर्ड क्या होती है, देखो, वोकल कॉर्ड एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होती है। ठीक है। लैरिंग्स के अंदर ही, जो वाइब्रेट करती है और साउंड को प्रोड्यूस कराती है। आपको समझ में अभी नहीं आया होगा इतने अच्छे से, फिर से एक बार समझाता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज़ आती है, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स। अभी जो लास्ट वाला पार्ट होता है लैरिंग्स, इसी लैरिंग्स के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसी लैरिंग्स के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। शायद अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये नेजोफेरिंग्स आ रहा है और ये ओरोफेरिंग्स आ रहा है। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स दोनों आके फेरिंग्स में ओपन हो जाते हैं। ठीक है। और फेरिंग्स के बाद आगे चल के यहाँ पर लैरिंग्स आता है। ठीक। अब ये लैरिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको वोकल कॉर्ड दिख रही है, जो इतना लैरिंग्स का पार्ट दिखाया गया है, इसी के अंदर ही जो म्यूकस का सा फोल्ड दिखाया गया है ना आपको, ये जो पार्ट दिखाया गया है, ये क्या है, हमारा वोकल कॉर्ड है। ठीक है। तो आपको याद रखना है वोकल कॉर्ड क्या होती है। तो आप बता देना, वोकल कॉर्ड लेरिंग्स का ही एक पार्ट, लेरिंग्स के अंदर ही म्यूकस के फोल्ड होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक। और भी अच्छे से अगर आपको देखना है तो देखो, इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो
ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये जो है, ये जो क्या है, ये क्या है, वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड। और ये पूरा क्या है, इपिग्लोटिस है। ठीक है, आपको केवल वोकल कॉर्ड और अच्छे से समझ जाओ। ठीक, ये ओपन वोकल कॉर्ड है और ये क्लोज वोकल कॉर्ड है। ठीक, और ये किससे बनी होती है, म्यूकस फोल्ड होता है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो वोकल कॉर्ड ओपन होती है और किस तरह से वोकल कॉर्ड क्लोज होती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम बताया था वो कुछ इस तरह से था कि नेजोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स बाद आगे आगे ट्रेकिया आ जाता है, फिर उससे ब्रोंकियोल आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, और इस लेरिंग्स के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, उसी को हम वोकल कॉर्ड कह देते हैं। अभी हम आपको बताएंगे लेरिंग्स के अंदर कुछ कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, और जो आपको जो एडम एप्पल दिखता है वो कौन सा कार्टिलेज की वजह से होता है, वो होता है थायराइड कार्टिलेज की वजह से। ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माना जाता है मेल्स के अंदर। इसके बारे में भी बात हम करेंगे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने बात कर ली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कि ये इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम नोज टू वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो नोज से वोकल कॉर्ड में जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। और ऐसे तीन ही स्ट्रक्चर आते हैं, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स। और वोकल कॉर्ड फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, मतलब लैरिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब यही जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड है वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसको हम फोनेक्स भी बोल देते हैं, साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं, किसको, लैरिंग्स को, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर भी तो म्यूकस फोल्ड होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी तीन पार्ट आते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। सॉरी, चार पार्ट आते हैं, ट्रोकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एलोवेली। तो ये क्या हर मिलकर क्या बनाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरा की। देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्लूरा दे दिया गया है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लैरिंग्स के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा फेरिंग्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि आपको ये पहले पढ़ लिए गए हैं और केवल आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एनाटॉमी ही देखनी है। आप इनको एनाटॉमी के अंदर भी देखोगे अच्छे से डिटेल में, और पहले भी आपने ये पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले जो फेरिंग्स होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक, तीन पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरोफेरिंग्स। ठीक है, तो कैसा होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरोफेरिंग्स। जैसे इसके नाम से क्लियर है कि जो नेजोफेरिंग्स है वो नोज़ में ओपन होता है। उसके बाद ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स मतलब आगे जाके माउथ, माउथ मतलब जो इसकी पोस्टर साइड माउथ की ओपनिंग होती है वहाँ पर होता है। एंड देन लेरिंजोफेरिंग्स मतलब वो लेरिंग्स में जाके ओपनिंग होगा। तो नोज से याद रख लेना, नेजो, ओरल और लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर नेजल कैविटी जा रही है, नेजल कैविटी में क्या होता है, नेजोफेरिंग्स होता है। और ये जहाँ पर जो ओरल कैविटी है, जहाँ पर ये ओरल कैविटी ओपन होती है और उसी के अंदर क्या होता है, हमारा ओरोफेरिंग्स होता है। ठीक है, और लेरिंग्स के अंदर हमारा कौन सा होता है, लेरिंगोफेरिंग्स होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। ठीक, फिर जैसे मैंने भी डायग्राम बना रखा था पर लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं आपको 3D वाले डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम में बनाओ, इससे क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर इनको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। देन हम बात करते हैं लेरिंग्स के अंदर। तो मैं एक बार यहाँ पर इनको लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स में जब आप नोट्स देखो तो ये सब चीज़ आपको मिल जाए। तो मैं जो नोट में लिख देता हूँ कि नोट में आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, इसके थ्री पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स। देन दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, एंड तीसरा होता है हमारा लेरिंजोफेरिंग्स। स्पेलिंग में अगर कोई गलत हो तो आप सही कर लेना। ठीक, तो हमने यहाँ पर काफ़ी बात कर लिया, फेरिंग्स की बात कर ली है। चलो नोज़ की तो थोड़ी बात रह गई, नोज़ की और बात कर लेते हैं। ठीक है, नोज़ की भी बात कर लेते हैं कि नोज़ क्या होता है। इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं, नंबर 2। तो नोज़ बता देना, ये हमारा सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी पैसेज होता है। तो नोज़ क्या होता है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी पैसेज होता है,
फर्स्ट रिस्पायरेटरी पैसेज होता है जो कि हमारा एयर को पास करता है। अब इस नोज़ के अंदर क्या होते हैं, फर्स्ट रिस्पायरेटरी पैसेज, ठीक है, आप लिख लिया करो अगर मैं नहीं लिखूँ तो, ठीक। अब इस नोज़ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयर्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आप डायरेक्टली एयर को एंटर करते हैं अपनी नोज़ से, तो वो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं कि कहीं उस एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है। अगर डस्ट पार्टिकल होगा तो म्यूकस और हेयर उसको ट्रैप कर लेते हैं और आगे जाने नहीं देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, एक तरीके से एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक। तो ये आप इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो फेरिंग्स को। देन उसके बाद हमारा तीसरा था लैरिंग्स, तीसरा पार्ट था लैरिंग्स। मैं थोड़े थोड़े इनके बारे में डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से लगे कि हाँ हमारी जो एनाटॉमी है वो पूरी हो गई है, ठीक। तो उसके बाद अगर हम लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स हमने आपको दिखाई दिया है कहाँ पर लैरिंग्स होता है, ठीक। तो एक बार और दिखाता हूँ मैं लैरिंग्स होता कहाँ पर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में ये सारा क्या होता है, हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट होता है। और इस लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज होते हैं। तो इन 9 कार्टिलेज की हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक। इन 9 कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं, तो देखो, तो लैरिंग्स के अंदर मैं बात करता हूँ 9 कार्टिलेज की। अभी जो 9 कार्टिलेज है वो भी 2 तरीके से बताए गए हैं, एक बताए गए है अनपेयर्ड और एक बताए गए है पेयर्ड, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। पहले हम बात कर लेते हैं अनपेयर्ड वाले की। तो अनपेयर्ड भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, और पेयर्ड भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैंने किस तरह से याद किया अनपेयर्ड को, CET। तो सी से क्या होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ई से क्या होता है, ईपीग्लोटिस कार्टिलेज। ये वही ईपीग्लोटिस है जो कि आपकी ईसोफेगस को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ईसोफेगस को प्रिवेंट करता है फूड से, ताकि उसमें, सॉरी, ईसोफेगस को प्रिवेंट नहीं करता, ये ट्रेकिया को प्रिवेंट करता है, ट्रेकिया को ये प्रिवेंट करता है, ट्रेकिया को, ताकि ट्रेकिया में जो फूड है वो एंटर ना कर पाए। देखो, जब भी आप देखते होगे कि जैसे आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आप हंस जाते हो, तो होता क्या है, जो फूड है वो आपकी ईसोफेगस में एंटर कर जाता है और आपको क्या आती है, खांसी आती है, एक रिफ्लेक्स आता है जिससे वो खाना ट्रेकिया से वापस से निकल जाता है, ठीक है। और वो ट्रेकिया में ना जाए, क्योंकि दोनों की जो ओपनिंग होती है वो समान लेवल पे होती है। जैसे मान लो कि जो आपके एंटीरियर साइड आपकी जो सामने की साइड ट्रेकिया होता है, ठीक है, और पीछे की साइड ईसोफेगस होता है। तो अब जैसे कि खाना आएगा वो आपके मान लो ईसोफेगस में आ रहा है, तो वो इस ट्रेकिया के अंदर ना जाए, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लैप होता है, इसको हम बोलते हैं ईपीग्लोटिस। ये ईपीग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि आपके ट्रेकिया में खाना ना जाए। अगर ट्रेकिया में मान लो खाना चला गया तो आपकी डेथ भी पॉसिबल है, आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर आता है तीसरा कार्टिलेज, ठीक है, जिसका नाम है थायराइड कार्टिलेज। तो ये 3 कार्टिलेज यहाँ पर होते हैं, क्रिकॉइड, ईपीग्लोटिस और थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी लोकेशन की, जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो आपका फ्रंटल साइड होता है, ठीक है, फ्रंटल साइड, सामने बिल्कुल एंटीरियर साइड। तो इस फ्रंटल साइड, जो फ्रंटल साइड होता है, तो अब यहाँ पर जो फ्रंटल साइड आपको दिखता होगा ना, एडम एप्पल जिसको आप कहते हो, जो गले के पास आपका उभरा हुआ दिखता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं, ठीक, एडम एप्पल कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखनी है बात। तो एडम एप्पल किसको कहते हैं, जो भी आपका उभरा हुआ सा पार्ट है उसको हम यहाँ पर एडम एप्पल कहते हैं। तो ये फ्रंट साइड हो गया। देन हम बात करते हैं ईपीग्लोटिस की बात करते हैं। तो जो ईपीग्लोटिस होता है, आप ये तो जानते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो आपके लैरिंग्स को बोल दो या आपकी ट्रेकिया को क्या करता है, कवर करने का काम करता है स्वेलिंग ऑफ फूड के दौरान। देन होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अभी जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है ना, वो हमारा थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है। जैसे मान लो ये ट्रेकिया का स्ट्रक्चर होगा, तो ये यहाँ पर मान लो थायराइड कार्टिलेज है, तो इसके नीचे कौन सा कार्टिलेज होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा। तो ये लिख सकते हो बिलो थायराइड कार्टिलेज। तो ये बिलो थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3 पेयर्ड कार्टिलेज, जो कि मैंने कुछ इस तरह से किया है, ACC। तो ए से आ जाता है आर्टिनॉइड, और सी से आ जाता है हमारा कॉर्निकुलेट, और फिर एक सी से आ जाता है क्यूनिफॉर्म। तो इनमें आपको एक बात याद रखनी है कि कैसे होते हैं
लेटरली साइड प्रेजेंट होते हैं, बाईलेटरली साइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये ट्रेकिया है तो एक ट्रेकिया के यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो एक यहाँ पर होगा, तो ये बाईलेटरली साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों साइड पर, लेटरल के दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए, 9 कार्टिलेज हो गए। अब इनको सर एक बार स्ट्रक्चर और दिख जाता। ठीक है, तो 3D में मैं इनको दिखा देता हूँ एक बार आपको कि किस तरह से यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं। जैसे कि देखो ये एपिग्लोटिस होता है, ये एपिग्लोटिस आपको दिख रहा होगा। ये एपिग्लोटिस इस ट्रेकिया की, इस लेरिंग्स के कह रहा प्रिवेंट कर रहा है ताकि इसके अंदर खाना ना जाए। ठीक है, देन एपिग्लोटिस हो गया। देन उसके बाद थायराइड कार्टिलेज दिखते हैं। देखो जो थायराइड, ये रहा थायराइड कार्टिलेज जो कि आपको सामने एंटीरियर ग्रीन ग्रीन में से दिख रहा है, ये सारा क्या आपका थायराइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, और मैंने बताया था जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो उसके नीचे होता है, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है इसके नीचे। तो इनकी लोकेशन भी देख लो, जो थायराइड कार्टिलेज होता है बिल्कुल वो वेंट्रल या फिर एंटीरियर साइड प्रेजेंट होता है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज के बिलो प्रेजेंट होता है। ये तो हो गए हमारे सारे अनपेयर्ड वाले। अब हम बात करते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, नहीं पेयर्ड कार्टिलेज की। तो एटिनॉइड और कॉर्निकुलेट, तो इसमें इतना ही दिया है क्या। हाँ ये रहे, देखो यहाँ पर पहला दिया कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज कहाँ पर दिया गया है, ये पोस्टीरियर साइड पे दिया गया है लेरिंग्स के। तो पोस्टीरियर साइड पे दिया गया है, पोस्टीरियर साइड देखो बाईलेटरल दिया गया है, लेकिन कैसे दिया गया है, पोस्टीरियर बाईलेटरल, समझ रहे हो बात को, मतलब पीछे है लेकिन लेटरल है दोनों साइड। तो यहाँ पर भी क्या है, जो हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है देखो, एक यहाँ पर ये है और एक यहाँ पर ये है, तो ये पोस्टीरियर साइड है, दोनों लेटरल साइड प्रेजेंट है। कॉर्निकुलेट के बाद आता है आर्टिनॉइड कार्टिलेज। तो इसी कॉर्निकुलेट के नीचे कौन सा होता है, आर्टिनॉइड। कॉर्निकुलेट के नीचे आप याद रखना है, कॉर्निकुलेट के नीचे होता है आर्टिनॉइड। तो याद रखना कि कॉर्निकुलेट के नीचे कौन सा होता है, आर्टिनॉइड होता है। देन उसके बाद क्यूनिफॉर्म बचा, तो क्यूनिफॉर्म और ढूंढो इसमें कहाँ पे है, क्रीट्रोकियल, क्रीथायरॉयड, वोकल थायराइड, सुपियर आर्टिनॉइड, क्यूनिफॉर्म भाई कहाँ पे है क्यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैंने काफ़ी आपको यहाँ पर डिटेल बता दिया गया है लेरिंग्स की भी। ठीक, लेरिंग्स की मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी डिटेल। तो हम आगे बात करते हैं। देखो हम नोज़ के बारे में देख लिया, फेरिंग्स के बारे में देख लिया, और अब हमने लेरिंग्स के बारे में भी देख लिया। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेकिया के बारे में। ठीक है, अगर देखो आपको इतना नहीं देखना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया है ताकि आपको यहाँ पर अगर फंक्शनल एनाटॉमी पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो आप लिख सको, और इसलिए भी मैंने बता दिया कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, वो इनकी एनाटॉमी इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर वो पहले इतने अच्छा पढ़ के नहीं आते हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे लिखना है। अभी आप चीज़ों को समझते चलिए। अब जैसे हम बात करते हैं ट्रेकिया की, देखो एक बार ट्रेकिया की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ट्रेकिया क्या है, इस ट्रेकिया को हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है विंड पाइप। ठीक है, क्योंकि इसमें एयर क्या करती है, इसी के थ्रू एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और इसका जो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेकिया होती है वो कैसी होती है, सी शेप्ड होती है। ठीक है, सी शेप्ड होती है जो ट्रेकिया होती है, सॉरी ट्रेकिया सी शेप नहीं होती, ट्रेकिया पे यहाँ पर कुछ कार्टिलेजन्स होते हैं जो कि सी शेप होते हैं। ठीक, जैसे ये ट्रेकिया है और इस ट्रेकिया पे कह रहे कुछ कार्टिलेजन होते हैं जो कि सी शेप्ड होते हैं, इस तरह से सी शेप्ड होते हैं। अब ये कार्टिलेजन्स क्या करते हैं, इस ट्रेकिया को यहाँ पर कोलैप्स होने से बचाते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेकिया नहीं होते तो जैसे एयर आती तो ये चिपक जाता, और जब एयर जाती तो ये छूटता। तो इस तरह से एयर अंदर लेते तो ये क्या होता, चिपक जाता। लेकिन इस पर कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं सी शेप के। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 16 से 20 होते हैं, 16 से 20 होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको प्रिवेंट करते हैं ट्रेकिया की, ताकि एयर लेते वक्त, सांस अंदर लेते वक्त ये ट्रेकिया चिपके ना। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, तो ये याद रखना है। और ये कैसी होती है, जो सी शेप रिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पर एंटीरियर ही दिखेगी, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये एंटीरियर साइड ही सी शेप रिंग प्रेजेंट होती है, तो आप लिख लो ओनली एंटीरियर साइड। ठीक है, तो सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होती है, और इसको हम और मैंने बताया था सी शेप की ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजन होती है। अगर मैं पूछूं कौन सा कार्टिलेज है तो आपको बताना पड़ेगा हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक, कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। अभी करते क्या है, कोलैप्स होने से बचा लेती है, सभी जानते हैं। 16 से 20 ऐसी रिंग प्रेजेंट होती है।
तो आप बताएं 16 ऐसी विजिटिंग प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गई हमारी वेंट्रल साइड की बात, वेंट्रल बोल दो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डोर्सल साइड की, आपने बोल दिया कि ठीक है वेंट्रल साइड पे कुछ कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसकी डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो डोर्सल साइड पे यहाँ पर, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा डोर्सल साइड पर यहाँ पर ट्रिकिया की एक ऐसी मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो मसल्स तो बनी ही होती है, मसल्स तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो मसल्स होती है वो कैसे होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डोर्सल साइड ऑफ ट्रिकिया दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड प्रेजेंट, जो क्या करती है जब भी आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो। ठीक है, फोर्सफुल ब्रीथिंग का मतलब आप बहुत लंबी सांस लेते हो, बहुत लंबी सांस छोड़ते हो, तो इन मसल्स का क्या रहेगा रोल होता है इनमें। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने वेंट्रल बताया था इसलिए डोर्सल भी बता दिया। डोर्सल साइड पर एक इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, डायलेशन ऑफ ट्रेकिया करती है, डायलेशन ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, अब देखो भाई आगे तो यहाँ पर ये वेंट्रल साइड, तो जैसे मान लो डीप ब्रीथिंग करते हो, कभी कभी आप योगा करते हो या फिर दौड़ लगाते हो, तो उसमें क्या होता है डीप ब्रीथिंग होती है, तो उसमें क्या होती है यहाँ पर डीप ब्रीथिंग होती है, तो एंटीरियर साइड से तो हो नहीं सकती, क्योंकि एंटीरियर साइड से तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा सी शेप कार्टिलेज रिंग आ गई। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज रिंग आ गई, तो वो क्या करेगी, वो कहाँ से अब ट्रेकिया साइड जो डायमीटर है, जो डायलेशन होगा वो कहाँ से होगा, पोस्टीरियर साइड से होगा, डोर्सल साइड से होगा, क्योंकि डोर्सल साइड पे कोई भी यहाँ पर रिंग नहीं है और वहाँ पर ऐसी मसल्स होती है। जब भी आप डायलेशन कराते हो ट्रेकिया का, सॉरी जब भी आप डीप ब्रीथिंग कराते हो, डीप ब्रीथिंग बोल सकते हो डीप, या फोर्सफुल बोल सकते हो, फोर्सफुल सही रहेगा कि फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो, तो उस फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए अगर ट्रेकिया का साइज बड़ा होगा तो उसके लिए यहाँ पर डोर्सल साइड पे मसल्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद अब यही है। ठीक, तो अभी ये हमारा जो ट्रेकिया की जो डोर्सल साइड की हम बात कर रहे थे, अभी यहाँ पर केवल ट्रेकिया की बात नहीं करें, जो पूरा नेजोफेरिंग्स होता है। ठीक है, जो पूरा नेजोफेरिंग्स होता है, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक चीज़, मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, जो मैं इसके अंदर नहीं ठीक रहेगा वो इसके अंदर ठीक रहेगा, कि जो पूरा हमारा जो नेजल पैसेज होता है, नेजल पैसेज होता है कहाँ पर, जो डोर्सल, हम नेजल पैसेज की बात करें, डोर्सल साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोर्सल साइड का जो नेजल पैसेज होता है वहाँ पर एक येलो ब्राउन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो याद रखना कैसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि येलो कलर की होती है, तो येलो ब्राउन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इस येलो ब्राउन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम बोलते हैं। और इसी का एक और नाम भी होते हैं स्वेडन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम। अब ये क्या करते हैं, स्मेल को रिसेप्ट करने का यहाँ पर काम करती है। देखो मैंने यहाँ पर ये आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना आप। ठीक, अब यहाँ पर फिर उसके बाद आता है, ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकी। अब ट्रेकिया के बाद क्या आता है हमारा, ब्रोंकी आता है। तो एक बार मैं इस ब्रोंकी को और डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक, देखो अब मैं यहाँ पर आपको जो ये पूरा ब्रोंकी है, ब्रोंकियल एल्वेली, ये पूरा मैं आपको यहाँ पर तो एयर, पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स, ठीक है, मतलब किस तरह से एयर लंग्स के अंदर आती है उस पूरे पाथवे के अंदर समझा देता हूँ। ठीक, देखो तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना है जो एयर आती है वो कहाँ से आती है, नोज़ से आती है। भाई यही तो आती है भाई, सबसे पहले जो एयर आती है वो कहाँ से आती है, सब एंटर करते हैं नोज़। मैंने बताया ना नोज़ हमारा फर्स्ट रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, उसके बाद नोज़ के बाद नेसल पैसेज में जाती है। ठीक है, नेजल पैसेज में जाने के बाद कहाँ पर जाती है, फेरिंग्स में जाती है। और फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, नोल याद रखना, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। फिर मैंने बताया फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाती है। ठीक है, और लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज मैंने आपको बताए। ठीक, और एक कार्टिलेज लैरिंग्स के अंदर इपिग्लोटिस होता है, तो इस लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है, ताकि इसके अंदर यहाँ पर लैरिंग्स के बोल दो या ट्रेकिया के अंदर, वैसे तो लैरिंग्स के ही प्रिवेंट करेगा। ठीक है भाई, जब जो कार्टिलेज है इपिग्लोटिस वो किसका है, लैरिंग्स का है, तो प्रिवेंट भी किसको करता है, लैरिंग्स को। लेकिन जब हमने 11th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ा था तो उन्होंने बताया था वो ट्रेकिया को प्रिवेंट करता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, तो आपको सीधा याद रख लेना है कि वो प्रिवेंट करता है लैरिंग्स को।
फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रेकिया आता है। ठीक है, तो अब ट्रेकिया के बाद क्या आता है हमारा, ट्रेकिया के बाद क्या आता है हमारा, तो ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकस आता है। देखो कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से क्या है, नेजो फेरिंग्स है, नेजो का एंटर है, ये नेजल का पाथवे है, और ये पूरा यहाँ पर फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से लेरिंग्स ओपन हो जाता है, और लेरिंग्स के बाद हमारा यहाँ पर ट्रेकिया ओपन हो जाएगा। फिर जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया है वो T5 लेवल पर, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो ये ट्रेकिया है, जो ट्रेकिया है वो T5 लेवल पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये T5 लेवल पे डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा ब्रोंकस के अंदर, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी ब्रोंकस आ जाएगा यहाँ पर, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर आगे जाके ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस में। ठीक, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस। इसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा अब टर्सरी ब्रोंकस में। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहता है। और उसके बाद जो यहाँ पर डिवीज़न होता है वो होता है ब्रोंक्यूल्स का डिवीज़न, कि ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अभी यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरा आपका डिवीज़न चलता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के बाद क्या आता है हमारा ब्रोंकस में। ठीक, अभी मैं इसको और भी समझाऊंगा, नोट्स के अंदर फिर से भी है ये। ठीक, अब ये ब्रोंकस कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी एंड टर्मिनली ब्रोंक्यूल्स तक आती है। ठीक है, तो अब ब्रोंक्यूल्स के बाद, जो ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारा जो आता है वो आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है एलोविलर डक्ट, और इसका मैं एक यहाँ पर डायग्राम शो कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, और एट्रिया के बाद आता है एलोविलर डक्ट, एलोविलर सैक बोल दो। ठीक, देन एलोविलाई बोल दो, उसके बाद एलोविलाई आएगा। देन उसके बाद एट्रियम सैक हो गया, तो एट्रियम सैक, देखो एलोविलर डक्ट, एट्रिया, एलोविलर सैक और एलोविलाई, जो कि 3 से 4 होती है। अब जो ये एलोविलाई होती है एक वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है, एक थैले की तरह होते हैं जहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, आर्टरी वेन वगैरह जाती है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इनका जो डायमीटर है वो कैसा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो ब्रोंकियल तक वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन, रेस्पिरेटरी जोन बोल दो, रेस्पिरेटरी जोन बोल दो, या इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज जोन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब जो भी आपकी गैस आ रही है तो उसका लंग्स के लेवल पर यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो ये कंडक्टिंग जोन क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम, भाई नोज नेजल इनके अंदर क्या हो रहा था, फिल्टर ही तो हो रही थी यार। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन को डेड स्पेस। तो ये याद रखना क्या बोलते हैं, डेड स्पेस, जो कि डेड स्पेस होता है जो करीब करीब कितना होता है, 150 ml का होता है। ठीक है, तो याद रखना है कितना होता है, 150 ml। मान लो कि आपके अंदर 500 ml जा रही है, टोटल जो एयर है, टोटल एयर मैं बोल देता हूँ कि 500 ml आ रही है, तो इसके अंदर से जो 150 ml है वो किसके अंदर रह जाती है, वो कंडक्टिंग जोन के अंदर रह जाती है, जो कि डेड स्पेस है, जो कि इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। तो ये कितनी बच जाएगी, ऑटोमेटिकली 350 ml हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और एक बार मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, पाथवे ऑफ एयर पैसेज। देखो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हमारा पता है नोज़ में गया, ये नोज़ है, ये माउथ है, तो दोनों की ओपनिंग कहाँ पर होती है, फेरिंग्स में होती है। इतना यहाँ पर नहीं दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ट्रेकिया वाला पार्ट दिखाया है, इसके पीछे ट्रेकिया, ये आगे ट्रेकिया होती है और पीछे हमारा ईसोफेगस होता है। ठीक है, सामने क्या होता है, ट्रेकिया होता है। तो नोज से कहाँ पर गया, ट्रेकिया में गया। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या था, पूरा स्ट्रक्चर नोज से नेजल पैसेज, नोज नेजल पैसेज, देन उसके बाद फेरिंग्स उन्होंने दिखाई नहीं है। ये पूरा जो ये दोनों ओपनिंग हो रही है जहाँ पर ये वाला, ये फेरिंग्स ही है। ठीक, उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स उन्होंने शो नहीं किया है।
इन्होंने यहाँ पर शो किया ट्रेकिया से, ठीक है, ट्रोकिया। अभी जो ट्रेकिया है हमारा यहाँ पर लंग्स के T5 लेवल पे आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है, T5 लेवल पे यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस में। तो यहाँ पे हम लेफ्ट ब्रोंकस का ही देख लेते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा ब्रोंकस में कन्वर्ट हुआ ये ब्रोंकस है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जा रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। उसके बाद जो ब्रोंकस है वो कन्वर्ट होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो आपको ब्रोंकस दिख जाएगा। ब्रोंकस कौन सा है, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, ये वाला पार्ट क्या है, ब्रोंकस, ठीक। अब इसके अंदर जो ब्रोंकस जा रहा है तो ब्रोंकस आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, ब्रोंक्यूल्स में। जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या है, वो ब्रोंक्यूल्स है। तो ध्यान से देखो ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। अब इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये जो पूरा वाला पार्ट है ये ब्रोंक्यूल्स था। इस ये मटर का सा दाना है, इस मटर के दाने को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एलोवेली कह रहे हैं, ठीक है, एलोवेली कह रहे हैं। अब इस एलोवेली के अंदर बहुत सारे मटर के दाने हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉरी सैक्स है, उसको हम टोटल को मिला के एलोवेली सैक, जो भी आपको यहाँ पर बोलना है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। कोई और अच्छा डायग्राम मुझे मिला नहीं, ठीक है, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाता। देखो ये पूरा डायग्राम इन्होंने दे रखा है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड नहीं हो रहा, यहाँ से पूरा ये दे रखा है पाथवे, ठीक है। तो ये आपने काफ़ी अच्छा भी पढ़ भी रखा होगा पहले भी, और मैंने भी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझाने की इसमें कोशिश की है। तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। देन उसके बाद हम बात करते हैं पिलूरा की। तो पिलूरा क्या होता है, देखो पिलूरा हमारा, पहले पिलूरा को समझने से पहले आप एक बार लंग्स को समझिए, ठीक है। लंग्स को मैं कहाँ पर समझाऊँ आपको, तो मैं चलो यहीं पर समझा देता हूँ लंग्स को। तो इतना मैं यहाँ पर, ये थोड़ी वीडियो, यही वाली वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो इसको देख लेना एक बार। ये ट्रेकिया आता है और ये ट्रेकिया यहाँ पर डिवाइड होता है। तो ये यहाँ पर हमारा राइट लंग्स हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट लंग्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है। अब लंग्स के अंदर आप जानते हैं हम कि जो राइट लंग्स है, ये राइट लंग्स है, इसके अंदर दो फिशर्स होते हैं, इसके अंदर दो फिशर्स होते हैं। ये फिशर्स क्या होते हैं, एक तरीके से फिशर मतलब एक थोड़ी सी डीप ओपनिंग होती है यहाँ पर जो इनको डिवाइड करती है। तो ये ऐसे दो, एक हमारे हॉरिजेंटली दो फिशर्स होते हैं, ठीक है, जो इसको तीन लोब में डिवाइड कर देते हैं, तीन लोब में डिवाइड कर देते हैं, जो कि होती है सुपीरियर लोब, और होती है मिडिल लोब, देन होती है हमारा इंफीरियर लोब। ये तीन लोब में डिवाइड हो जाता है। और ये कैसे फिशर्स होते हैं, इन फिशर्स को नाम देते हैं ऑब्लिक फिशर। हॉरिजेंटल नहीं होते, थोड़ा तिरछे होते, तो इनको नाम दिया ऑब्लिक फिशर। जो लेफ्ट लंग्स होता है इसमें केवल एक ही फिशर्स होता है, ठीक है, एक ही ऑब्लिक फिशर होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग है वो दो चीज़ में डिवाइड होता है, एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब। तो इसके अंदर एक फिशर होता है और दो लोब होती है, मतलब एक फिशर से आगे एक ज़्यादा लोब होगी, दो फिशर से तीन लोब और एक फिशर से दो लोब, ठीक। और मैम यहाँ पर हमारा बताने का क्या मतलब था, हम पढ़ रहे थे पिलूरा। पिलूरा क्या होते हैं, जैसे लंग्स की जो कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, तो उसी तरह से जो लंग्स की भी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लूरा होती है। अब प्लूरा डबल बॉल्ड होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बॉल ये हो गई और एक बॉल यहाँ पर ये हो गई। तो जो आउटर वाली है, तो इस आउटर वाली को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर वाली होती है इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक। आउटर इज पैराइटल और इनर इज विसरल, ठीक है। तो एक बार मैं आपको कहीं और दिखाना चाहूँगा अच्छे से, जो मेरे को आता है, ठीक। चलो इसमें मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो देखो ये हमने यहाँ पर लेफ्ट लंग्स के बारे में बना लेते हैं, लेफ्ट लंग के बारे में बात बना लेते हैं, ठीक। तो ये जो लेफ्ट लंग्स है इसकी दो बॉल्स को यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। जो आउटर होती है वो कौन सी होती है, पैराइटल लेयर होती है। जो इनर होती है वो कौन सी होती है, विसरल लेयर होती है। आउटर इज पैराइटल, इनर इज विसरल, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, ठीक। अब ये प्लूरल स्पेस होता है, ये किसके बीच में होता है, आउटर पैराइटल और इनर विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और इसी प्लूरल स्पेस के बीच में होता है इंटरप्लूरल फ्लूइड। क्या होता है, इंट्राप्लूरल फ्लूइड, इसको हम इंट्राप्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक। और इसको हम प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं, जो सिक्रेट होता है विसरल लेयर के द्वारा। तो ये जो इसकी जो अंदर की लेयर है, तो ये क्या करती है, इस प्लूरल फ्लूइड को यहाँ पर सिक्रेट करती है।
अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो करता क्या है, इस पिलर के बीच में निगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है, निगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, निगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। और इसके अंदर जो, और लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव। भाई अगर मान लो दोनों के अंदर जीरो होता है, जीरो होता है, लेकिन इसके अंदर निगेटिव हो गया, तो इसके अंदर तो जीरो तो ज़्यादा ही हो गया ना निगेटिव से, तो इसके लिए अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होता है कि ये कभी लंग्स चिपकेगा नहीं, ठीक है। भाई प्रेशर कहाँ से जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो यहाँ से प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है, तो ये कभी चिपकेगा तो था नहीं, भाई ऐसे चिपकेगा तो नहीं, ठीक है। ये कभी कोलैप्स नहीं करेगा, मतलब लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करेगा। किसकी वजह से, जो ये यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड है, इंटरप्लूरल फ्लूइड है, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो निगेटिव हो गया, और निगेटिव होने की वजह से लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि इसमें निगेटिव हो गया है और अंदर जो है लंग्स के अंदर वो पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक। और अगर मैं ये कह देता हूँ आपसे, जैसे मान लो यहाँ पर प्लूरल इन्फ्यूज़न हो जाए, प्लूरल इन्फ्यूज़न का मतलब है इस इसकी इसकी जगह, मतलब प्लूरल फ्लूइड की जगह यहाँ पर वाटर आ जाए या ब्लड आ जाए, तो होगा क्या, जो निगेटिव प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर आ जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव प्रेशर आ जाएगा और इसके अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, जीरो ही था मान लो, तो वो क्या करेगा, तो वो इसको क्या कर देगा, दबा देगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक। तो मैं सारी कंडीशन यहाँ पर बात करेंगे। तो चलो हम यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा प्लूरा क्या होता है, प्लूरा एक बाइलेयर्ड होती है, ठीक, सीरस मेम्ब्रेन, ठीक, डेट कवर बोथ द लंग्स, इट हैज़ टू लेयर, नेमली विसरल एंड आउटर पैराइटल लेयर है, ठीक है। तो प्लूरा क्या होती है, प्लूरा हमारी बाइलेयर सीरस मेम्ब्रेन होती है, और जो कि दोनों लंग्स को कवर करती है। इसकी दो लेयर होती है, आउटर इज पैराइटल, इनर इज विसरल। एक बात और बताना भूल गया, जो पैराइटल लेयर है, जो लंग्स की पैराइटल लेयर है वो अटैच्ड होती है थॉरक्स वाले रीजन से, ठीक है। अब ये थॉरक्स वाले रीजन से अटैच्ड होती है, ठीक। जब भी आपका यहाँ पर आप सांस लेते हो तो थॉरक्स आपका ऊपर जाता है, उसी के साथ आपको जो लंग्स है वो भी क्या होता है, ऊपर जाता है, क्योंकि वो जो पैराइटल लेयर है वो अटैच्ड होती है किसके साथ, जो पैराइटल लेयर है वो अटैच्ड होती है हमारी थॉरक्स रीजन के साथ। ये बात आपको नोट डाल के लिख लेनी है, तो मैं लिख भी दूंगा इसको, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो आउटर पैराइटल है वो अटैच्ड होती है किसके, थॉरक्स के साथ। तो जब भी थॉरक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो थॉरक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। ये कफ किसके लिए है, जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना किस तरह से यहाँ पर एयर अंदर आती है और बाहर जाती है, तो जो इनर लेयर वो अटैच होती है लंग्स से, ठीक है। तो उसके हमने बता दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो प्लूरल स्पेस है, और इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। अब प्लूरल स्पेस की बात करते हैं, प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड होता है, जिसको इंटरप्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। अब ये इंटरप्लूरल फ्लूइड क्या करता है, पहला तो यही है कि निगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करता है, ठीक। और उसके बाद आउटर और जो इनर लेयर को फ्रिक्शन को रोकता है, ठीक है। अब भाई जो दोनों लेयर है, जो दोनों लेयर में फ्रिक्शन ना हो, उनके लिए क्या हो, यहाँ पर लुब्रिकेशन की तरह वो काम करता है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है, प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लूरल इफ्यूजन कैसे होता है, जब भी जो प्लूरल स्पेस है, प्लूरल कैविटी है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाए, जैसे कि वहाँ पर जो हमारा प्लूरल फ्लूइड था, प्लूरल फ्लूइड लीकेज हो जाए और वहाँ पर कभी वाटर डिपॉजिट हो जाए, और अगर वहाँ पर वाटर डिपॉजिट हो गया तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोथॉरैक्स। अब थॉरैक्स जो वर्ड लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो लंग्स वो थॉरैक्स के अंदर होते हैं, और वो वाटर जो वर्ड होता है वो हाइड्रो के लिए होता है, तो हाइड्रोथॉरैक्स। ब्लड भरा है तो हीमोथॉरैक्स, पस भरा है तो पायरोथॉरैक्स, और एयर डिपॉजिट हो गए तो नीमोथॉरैक्स। अब वो करेंगे क्या, यहाँ पर जो निगेटिव प्रेशर बना रखा था प्लूरल फ्लूइड ने, उसको आप पॉजिटिव कर देंगे, और जैसे ही बाहर का जो प्रेशर है वो पॉजिटिव हो गया, तो वो अंदर के प्रेशर को क्या कर देंगे, दबा देंगे, और लंग्स कैसा हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। फिर आता है उसके बाद इंट्राप्लूरल फ्लूइड। तो इंट्राप्लूरल फ्लूइड के बारे में बताया गया है कि इंटर जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, पहला फंक्शन होता है लुब्रिकेशन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर ऑफ प्लूरा। ये मैंने आपको बता दिया, जो आउटर और इनर आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है, इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करता है, और ये इन्वॉल्व होता है क्रिएटिंग निगेटिव प्रेशर का इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो ये किसमें इन्वॉल्व होता है, निगेटिव प्रेशर, यानी जो प्लूरल फ्लूइड होता है उनमें इसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है, ठीक, और जिसकी वजह से लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है और इंट्राफ्लूइड फ्लूइड की वजह से निगेटिव प्रेशर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से निगेटिव प्रेशर हो गया है, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया है,
वह देखो यहाँ पर वॉल्यूम भर गया तो वॉल्यूम की वजह से भी उसका प्रेशर, मतलब वॉल्यूम में फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड की वजह से क्या प्रेशर कम हो जाता है। इतना याद दिमाग रख लो, ठीक है। तो इतना दिमाग रख, बस अगर ये हो भी नहीं है तो इतना कर लेना कि इनके बीच में नेगेटिव प्रेशर होता है ड्यू टू सीरस फ्लूइड, ड्यू टू पैराइटल फ्लूइड की वजह से। अब होगा क्या, बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का ज़्यादा है तो लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करेगा। लेकिन किसी केस में वाटर हो, ब्लड हो, पस या यहाँ पर भर जाए तो ये नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, और ये नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो बाहर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि अंदर के प्रेशर को प्रेस कर देगा, दबा देगा, कंप्रेस कर देगा और लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो यही कारण होता है लंग्स के कोलैप्स करने का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया की। तो ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू टू मेन और प्राइमरी ब्रोंकस। देखो ट्रेकिया कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द, मतलब ट्रेकिया इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी का पहला पार्ट होता है, और जो बाइफरेट करती है मतलब दो में डिवाइड होती है, टू मेन प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है, मेन प्राइमरी ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई में, ठीक। और हर एक ब्रोंकस कह रहा है एंटर करता है लंग्स में, डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है टर्सरी ब्रोंकाई में, और टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है सेवरल टाइम विथ रिडक्शन लेंथ ऑफ डायमीटर। यही बात है। देखो यहाँ पर ये लैरिंग्स है और यहाँ पर ये ईपिग्लोटिस है, इसको भी दिखा देता हूँ। ईपिग्लोटिस क्या होता है, ईपिग्लोटिस कार्टिलेज होता है। ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। कैसा कार्टिलेज होता है, मैंने आपको बताया था CET। तो CET कैसे होते हैं, हमारे जो कैट है वो अनपेयर्ड है। कैसे याद रख रहे हैं, जो कैट है वो अनपेयर्ड, मतलब कैट किसी के साथ संबंध नहीं बनाती है। तो कार्टिनोइड, इपिग्लोटिस और थायराइड कार्टिलेज कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो ये भी अनपेयर्ड कार्टिलेज है जो लैरिंग्स के ऊपर होता है, और जो इस लैरिंग्स के क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है ताकि इसमें फूड एंटर ना कर पाए। जो लैरिंग्स है वो आगे जाके डिवाइड कन्वर्ट होता है ट्रेकिया में, ठीक है, और ट्रेकिया आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में कन्वर्ट होता है, लेफ्ट ट्रेकिया में। तो आगे जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी होता है टर्सरी में, और टर्सरी आगे जाके ऐसे इस तरह से ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवीजन हो जाती है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, हमारा एलोवेलेट सैक होते हैं, एलोवेलेट सैक, एलोवेलेट डक्ट। तो इस तरह से पूरा डिवीजन होता है। तो यहाँ तक हमने अच्छी खासी पूरी एनाटॉमी देखी है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7289009290 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी चीज़ उसमें ना छोड़ी जाए और सभी चीज़ आपको बताई जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसकी दूसरी वीडियो के साथ।